हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमसीएन नर्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज अपनी क्वेश्चन सीरीज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रीवियस प्रीलिम्स एग्जाम में भी इससे मल्टीपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। फंडामेंटल में डाटाबेस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। आजकल के क्वेश्चन का पैटर्न हो गया है कि वो क्लिनिकल प्रैक्टिस से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अपने लिए डाटाबेस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्लिनिकल प्रैक्टिस से संबंधित भी अपन के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो ज़्यादातर उसका जो बेसिस है वो फंडामेंटल बेसिस पे होता है। ठीक है, तो चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेलेक्ट राइट सीक्वेंस टेक्निक ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। एक पेशेंट है जिसके लिए फिजिकल एग्जामिनेशन होना है, तो उसके लिए जो राइट सीक्वेंस है या फिर जो टेक्निक है वो कौन सी होगी। ऑप्शन ए इंस्पेक्शन, परकशन, पाल्पिटेशन और ऑस्कल्टेशन। ऑप्शन बी है इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, पाल्पिटेशन, परकशन। ऑप्शन सी इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकशन, पाल्पिटेशन। ऑप्शन डी ऑस्कल्टेशन, परकशन, पाल्पिटेशन, इंस्पेक्शन। देखिए, फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए जो टेक्निक होती है सबसे पहले होता है इंस्पेक्शन। ठीक है, सेकंड पे आता है ऑस्कल्टेशन, थर्ड पे आता है परकशन और फोर्थ पे आता है पाल्पिटेशन। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकशन और पाल्पिटेशन इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे समझ में। चलिए, कुछ पोजीशन होती हैं जो पेशेंट के फिजिकल एग्जामिनेशन में काम आती हैं, तो उन पोजीशनों को देखते हैं कि वो पोजीशन कौन कौन सी हैं। ठीक है, जो फिजिकल एग्जामिनेशन में काम आती है उन पोजीशनों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसी के अंदर। ठीक है, अगर पेरिनियल या वजाइनल एग्जामिनेशन होता है, पेरिनियल और वजाइनल एग्जामिनेशन, पेरिनियल और वजाइनल एग्जामिनेशन, इसके लिए जो बेस्ट सूटेबल पोजीशन होती है वो होती है लिथोटोमी। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एक पेशेंट है जिसका पेरिनियल और वजाइनल एग्जामिनेशन होना है, तो उसके लिए नर्स कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करेगी पेशेंट को जिससे पेरिनियल और वजाइनल एग्जामिनेशन हो पाए। ठीक है, तो सूटेबल पोजीशन कौन सी होगी? लिथोटोमी। अगर आपसे कोई पूछे कि केवल पेल्विक एग्जामिनेशन होना है किसी का, पेल्विक एग्जामिनेशन, ठीक है, तो पेल्विक एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट पोजीशन होगी ट्रेंडेलन बर्ज पोजीशन। ठीक है, ट्रेंडेलन बर्ज पोजीशन किसके लिए? पेल्विक एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन होना है, ये नोट कर लीजिए कौन सा पूछ रहा है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट पोजीशन क्या होगी? डोर्सल रिकपमेंट। डोर्सल रिकपमेंट पोजीशन इज द बेस्ट पोजीशन किसके लिए? एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछा जाए, अगर किसी पेशेंट को इनग्वाइनल हर्निया है, क्या है? इनग्वाइनल हर्निया, उसका अगर एग्जामिनेशन करना है तो उसके लिए बेस्ट पोजीशन कौन सी होगी? उसके लिए होगी स्क्वाटिंग पोजीशन। ये सारे क्वेश्चन फिजिकल एग्जामिनेशन से संबंधित हैं। अगर किसी का फिजिकल एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पोजीशन सही रहेगी कौन से एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अगर आपको देखना है कि अगर किसी का हिप जॉइंट की सर्जरी, हिप जॉइंट में कोई दिक्कत है, हिप जॉइंट में फ्रैक्चर है या फिर कोई मस्कुलो स्केलेटल एग्जामिनेशन करना है, तो उसके लिए कौन सी पोजीशन बेस्ट रहेगी। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं।
क्या होना है, असेस फॉर हिप जॉइंट फ्रैक्चर। ठीक है, असेस फॉर हिप जॉइंट फ्रैक्चर के लिए या मस्कुलो स्केलेटल एग्जामिनेशन के लिए कौन सी पोजीशन बेस्ट रहती है, ये होती है प्रोन पोजीशन। ठीक है, कौन सी होती है, प्रोन पोजीशन। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को हेड में या फेस में या नेक में, हेड फेस या नेक, है ना, थोरैक्स चेस्ट बैक एग्जामिनेशन, ये सब करना है तो उसके लिए बेस्ट पोजीशन कौन सी होगी, सिटिंग पोजीशन। ठीक है, अगर फ्रैक्चर करना है असेस, ठीक है, जॉइंट फ्रैक्चर करना है हिप का, है ना, तो प्रोन पोजीशन। और अगर किसी का हेड फेस नेक ये सब एग्जामिन करना है तो उसके लिए सिटिंग पोजीशन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको क्लियर करते हैं पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिजन चेस्ट साइन सीन इन, कबूतर जैसे छाती या कबूतर जैसा चेस्ट किस में दिखता है। ऑप्शन ए एम्फाइसीमा, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी विटामिन डी डेफिशिएंसी, ऑप्शन डी बी और सी बोथ। ठीक है, पिजन चेस्ट किस में दिखता है, रिकेट्स में, और रिकेट्स किसकी वजह से होता है, विटामिन डी डेफिशिएंसी। तो राइट आंसर क्या होगा, बी और सी बोथ। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि जो स्क्लेरा है, स्क्लेरा का कलर कैसा हो गया है, येलोइश स्क्लेरा है, तो ये किस में होता है, ये होता है जॉइंटिस में। ठीक है, स्क्लेरा का कलर कैसा, येलोइश कलर का हो गया है, तो वो किस में होता है, जॉइंटिस में। और अगर कोई आपसे पूछे, अगर आपसे कोई पूछे कि चेरी रेड कलर टंग, ठीक है, तो ये किस में होता है, ये होता है कार्बन मोनो ऑक्साइड टॉक्सिसिटी। कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिसिटी में चेरी रेड कलर की टंग हो जाती है। ठीक है, तो ये सब किस में आते हैं, ये सब फिजिकल एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछे आपसे ब्यूज लाइन, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। ब्यूज लाइन, ये ब्यूज लाइन क्या है, अगर फिजिकल एग्जामिनेशन में ब्लूज लाइन देखने को मिल रही है तो ये क्या होता है, वाइट पाल्पेबल, वाइट पाल्पेबल लाइन, लाइन across the nail due to deficiency of calcium। ठीक है, जो नेल्स हैं उन पर एक वाइट लाइन जैसा बन जाता है, ठीक है, पूरे नेल के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्यूज लाइन। और ये किसकी वजह से होती है, ये होती है कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ गया है। ठीक है, ब्यूज लाइन क्या होती है और ये किस में देखने को मिलती है, तो डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम ब्यूज लाइन देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, A process where pathogenic and non-pathogenic microorganisms are destroyed without their spore is known as। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्या पूछ रहा है, डेफिनेशन पूछ रहा है किस चीज़ की, जिसमें एक प्रोसेस जहाँ पे पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं विदाउट देयर स्पोर। ठीक है,
आल्सो नॉन एज, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए असेप्सिस, ऑप्शन बी डिसइंफेक्शन, ठीक है, ऑप्शन सी वेरियन नर्सिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? ये एक्चुअली डेफिनेशन है किसकी? डिसइंफेक्शन की। इसका राइट आंसर क्या होगा? डिसइंफेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? वेरियन नर्सिंग क्या होता है? वेरियन नर्सिंग वो होता है जहाँ पर किसी चीज़ को रोकने के लिए, कोई चीज़ का प्रिकॉशन लेने के लिए, किसी बीमारी को एक दूसरे से ट्रांसफ़र होने से बचाने के लिए जो इक्विपमेंट या जो टेक्निक यूज की जाती है उसको बोलते हैं वेरियन नर्सिंग। जैसे हैंड वॉशिंग हो गया, है ना, ऐसे टाइप का। ठीक है, चलिए, असेप्सिस क्या होता है? असेप्सिस होता है कि फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री ही हो जाना, उसको बोलते हैं असेप्सिस। डिसइंफेक्शन व्हेन ए प्रोसेस वेयर पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिस्ट्रॉय विदाउट देयर स्पोर, बिना स्पोर के, आल्सो नोन एज डिसइंफेक्शन। ठीक है, वेरी नर्सिंग मैंने बता दिया, हैंड वॉशिंग हो गया, ग्लव्स वियरिंग हो गया, ये सब वेरी नर्सिंग के अंदर आ गए। ऑल ऑफ दी अबव ये नहीं होगा क्योंकि ये डेफिनेशन पूछ रहा है डिसइंफेक्शन की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी प्रिकॉशन यूज बाय नर्स टू ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन? ठीक है, क्या पूछ रहा है? प्राइमरी प्रिकॉशन पूछ रहा है, सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी प्रिकॉशन यूज बाय नर्स टू ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन। ऑप्शन ए बियर ग्लव्स, ऑप्शन बी हैंड वॉशिंग, ऑप्शन सी यूज स्पेशल कार्ड टैग ऑन पेशेंट बेड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्राइमरी में पूछ रहा है तो हैंड वॉशिंग हो जाएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन फंसाते हैं। प्राइमरी पूछ रहा है तो क्या होगा? हैंड वॉशिंग इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे डाटाबेस क्वेश्चन अब बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए इनको रिपीट करवाया जा रहा है बार बार से, और ध्यान देने योग्य हैं, तो इनको नोट करते जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम ड्यूरेशन ऑफ मेडिकल हैंड वॉशिंग, क्या पूछ रहा है? मेडिकल हैंड वॉशिंग का टाइम पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए 1 to 2 मिनट, ऑप्शन बी 2 to 3 मिनट, ऑप्शन सी 3 to 5 मिनट, ऑप्शन डी 5 to 10 मिनट। ये हैंड वॉशिंग का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें कुछ एटलीस्ट ऐसा कुछ नहीं जोड़ा जा रहा है, केवल टाइम ड्यूरेशन नॉर्मल पूछा जा रहा है, तो उसके लिए राइट आंसर क्या होगा? उसके लिए राइट आंसर होगा 3 to 5 मिनट। ठीक है, मेडिकल हैंड वॉशिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि एटलीस्ट मतलब कितने, कम से कम कितना टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए मेडिकल हैंड वॉशिंग के लिए, तो उसके लिए हो जाएगा 60 सेकंड। ठीक है, डाटा इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन अगर मेडिकल हैंड वॉशिंग का पूछ रहा है तो 3 से 5 मिनट, अगर एटलीस्ट पूछ रहा है कि कम से कम कितना, तो करना ही चाहिए, तो फिर 60 सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, उसमें एटलीस्ट लिखा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? टाइम ड्यूरेशन फॉर सर्जिकल हैंड वॉशिंग। ये क्या पूछ रहा है? सर्जिकल हैंड वॉशिंग के लिए टाइम ड्यूरेशन पूछ रहा है, इसमें भी कोई एटलीस्ट नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट का मैं बताऊंगा क्या होता है। टाइम ड्यूरेशन फॉर सर्जिकल हैंड वॉशिंग पूछ रहा है। ऑप्शन ए 5 मिनट, ऑप्शन बी 10 मिनट, ऑप्शन सी 15 मिनट, ऑप्शन डी 20 मिनट। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 10 मिनट। सर्जिकल हैंड वॉशिंग पूछ रहा है। ठीक है, तो सर्जिकल हैंड वॉशिंग होगी कितने की? 10 मिनट की। 10 मिनट इज द राइट आंसर। अगर आपसे पूछे एटलीस्ट, तो एटलीस्ट में हो जाएगा तुम्हारा कम से कम 1 to 2 मिनट। ये इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट पूछता है तो 1 to 2 मिनट सर्जिकल में, है ना। और अगर मेडिकल में पूछता है तो एटलीस्ट 60 सेकंड मतलब 1 मिनट। ठीक है, तो इसमें 1 to 2 मिनट और मेडिकल में 1 मिनट। आ गया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन ऑफ हैंड रब। देखिए, अब हैंड वॉशिंग नहीं पूछ रहा, अब पूछ रहा है हैंड रब। और क्या पूछ रहा है? नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन पूछ रहा है। तो हैंड रब का जो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन है वो कितना होना चाहिए? नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन क्या है? ऑप्शन ए 10 to 15 सेकंड, ऑप्शन बी 15 to 20 सेकंड, ऑप्शन सी 20 to 30 सेकंड, ऑप्शन डी 30 to 45 सेकंड। ठीक है, ये डाटा याद रखना, 20 to 30 सेकंड होता है नॉर्मल ड्यूरेशन
हैंड रब के लिए, ठीक है, 20 to 30 सेकंड। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट इन हैंड वॉशिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन कम से कम नहीं तो 15 से 20 बार पूछा जा चुका है प्रीवियस एग्जाम में, 15 to 20 टाइम, ठीक है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट इन हैंड वॉशिंग, ऑप्शन ए टाइम, ऑप्शन बी फ्रिक्शन, ऑप्शन सी सॉल्यूशन, ऑप्शन डी स्टेप, ठीक है। इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें, लेकिन इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे बेस्ट आंसर क्या है, तो इसका बेस्ट आंसर क्या है, फ्रिक्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट पूछ रहा है, फ्रिक्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्लोरा या ऑर्गेनिज्म दैट आर डिस्ट्रॉय बाई हैंड वॉशिंग। ऐसा कौन सा फ्लोरा है या ऑर्गेनिज्म है जो रिमूव किया जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है बाई हैंड वॉशिंग, ठीक है। ऑप्शन ए रेडिएंट फ्लोरा, ऑप्शन बी ट्रांजिएंट फ्लोरा, ऑप्शन सी ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। ऑप्शन ए रेडिएंट, ऑप्शन बी ट्रांजिएंट, ठीक है। तो रेडिएंट जो फ्लोरा है वो किसके लिए है, वो है ग्रोथ करने के लिए। तो जो ट्रांजिएंट फ्लोरा है दैट कैन ट्रांसफर डिजीज फ्रॉम द पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। तो जो ट्रांजिएंट फ्लोरा है उसको, जो ट्रांजिएंट फ्लोरा है वो क्या होगा, वो हैंड वॉशिंग के द्वारा इसको ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन जो रेडिएंट फ्लोरा है वो क्या होता है, दैट आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। और ये क्या करता है, ये डू नॉट ट्रांसफ़र डिजीज, ये डिजीज को ट्रांसफ़र नहीं करता है, एंड डू नॉट डिस्ट्रॉय बाई हैंड वॉशिंग, ठीक है। तो जो ट्रांजिएंट फ्लोरा है, ट्रांजिएंट फ्लोरा है दैट आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी की ज़रूरत होती है इसको ग्रोथ करने के लिए, और इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता किसके थ्रू, हैंड वॉशिंग के थ्रू। तो जो रेडिएंट फ्लोरा है उसको हैंड वॉशिंग के थ्रू डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ पुट ऑन द पीपीई फॉर सर्जिकल, ठीक है। सर्जिकल पीपीई को पुट ऑन मतलब पहनने के लिए पूछ रहा है, सीक्वेंस, राइट सीक्वेंस क्या है। ऑप्शन ए मास्क गाउन गोगल, ऑप्शन बी कैप मास्क गाउन गोगल गाउन ग्लव्स, ऑप्शन सी मास्क गाउन गोगल ग्लव्स कैप, ऑप्शन डी गोगल ग्लव्स कैप मास्क गाउन, ठीक है। तो अगर पुटॉन के लिए पूछ रहा है तो पुटॉन के लिए सबसे पहले होता है ग्लव्स, वो सॉरी गाउन, ठीक है, सर्जिकल से पहले के लिए। उसके बाद होता है क्या, उसके बाद होता है मास्क, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है गोगल्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है ग्लव्स, ठीक है। सॉरी पहले क्या हो गया, पुट ऑन के लिए सबसे पहले होता है कैप, कैप, उसके बाद होता है मास्क, ये मैं पुट ऑफ का बता दिया। सबसे पहले होता है कैप, सेकंड होता है मास्क, उसके बाद होता है गाउन, ठीक है। कैप हो गया, मास्क हो गया, गाउन हो गया, उसके बाद आता है गोगल, ठीक है, और उसके बाद हो गए ग्लव्स। ग्लव्स सबसे लास्ट में पहनते हैं सर्जिकल के लिए, ठीक है। कैप मास्क गाउन गोगल और ग्लव्स, कहाँ है, कैप मास्क गाउन गोगल और ग्लव्स इज द राइट आंसर
किसके लिए? पीपी के लिए। पीपी को पहनने के लिए सीक्वेंस जो पूछा गया वो है कैप, मास्क, गाउन, गोगल और ग्लव्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुट ऑफ का भी है इसमें अगला क्वेश्चन। फुट ऑफ में क्या होता है? फुट ऑफ, अब पहले अपन ने क्या पहना था? पहले पहना था अपने सर्जिकल में, पहना क्या था? सबसे पहले कैप पहनी थी, उसके बाद मास्क पहना था, उसके बाद गाउन पहना था, उसके बाद गोगल पहना था, उसके बाद ग्लव्स पहने थे। अब अगर पुट ऑफ के लिए पूछा जा रहा है तो पुट ऑफ के लिए सबसे राइट सीक्वेंस क्या होगा? ऑप्शन ए है इसमें मास्क, गाउन, गोगल। ऑप्शन बी कैप, मास्क, गाउन, गोगल, ग्लव्स। ऑप्शन सी मास्क, गाउन और गोगल, ग्लव्स और कैप। ऑप्शन डी ग्लव्स, गोगल, गाउन, कैप, मास्क। ठीक है, तो पुट ऑफ के लिए अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाए तो सबसे पहले ग्लव्स को हटाते हैं, उसके बाद हटाते हैं गोगल को, उसके बाद हटाते हैं गाउन को, उसके बाद हटाते हैं कैप को, सबसे लास्ट में हटाते हैं मास्क को। ये होता है सीक्वेंस। ठीक है, ये किसका है? पुट ऑफ का। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? अपना राइट आंसर होगा ग्लव्स, गोगल, गाउन, कैप, मास्क इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑल ऑफ दीज आर कोल्ड स्टरलाइजेशन मेथड एक्सेप्ट वन। ये सारे कोल्ड स्टरलाइजेशन के मेथड हैं किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन ए KMnO4, ऑप्शन बी रेडिएशन, ऑप्शन सी फिनॉल, ऑप्शन डी 2% ग्लूटर एल्डिहाइड। तो देखिए कोल्ड स्टरलाइजेशन में क्या क्या आता है? KMnO4 आता है, ठीक है, फिनॉल आता है, ठीक है, 2% ग्लूटर एल्डिहाइड आता है, ठीक है, और क्या आता है? स्प्रिट भी आती है, ठीक है, और क्या आता है इसमें? लाइजोल आता है। ये कोल्ड स्टरलाइजेशन है सारे, है ना। फिनॉल हो गया, लाइजोल हो गया, स्प्रिट हो गई, KMnO4 हो गया, और क्या आता है इसमें? तुम्हारा बीटाडीन हो गया, ठीक है, बीटाडीन हो गया, और तुम्हारा 1% ग्लूटर एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को सेडेक्स बोलते हैं। ठीक है, या फिर तुम्हारा H2O2 हो गया, ठीक है, और तुम्हारा सेवलॉन हो गया। ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं कोल्ड स्टरलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो अब इसमें से क्या नहीं है? तो क्या होगा? रेडिएशन इज द राइट आंसर एक्सेप्ट वन, किसी एक को छोड़ के। तो रेडिएशन किस में आता है? रेडिएशन किस में आता है? बताइए, रेडिएशन किस में आता है? रेडिएशन किस में आता है? ये आता है ड्राई हीट में। ठीक है, ये ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड है। ठीक है, इसमें मॉइस्चर नहीं होता और कोल्ड मेथड नहीं है, तो ये है ड्राई हीटिंग मेथड। क्या है? रेडिएशन। ठीक है, और कोल्ड स्टरलाइजेशन मेथड अगर पूछे तो क्या होगा? KMnO4, फिनॉल और 2% ग्लूटर एल्डिहाइड हो गया, ठीक है, 1% हो गया, स्प्रिट हो गया, लाइजोल हो गया, बीटाडीन हो गया, सेवलॉन हो गया, H2O2 हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द करेक्ट रेशो ऑफ फिनॉल फॉर मॉपिंग द फ्लोर इन हॉस्पिटल सेटअप? क्या पूछ रहा है? ये फिनॉल का कंपोजिशन पूछ रहा है या रेशो पूछ रहा है? किसके लिए? मोपिंग के लिए। किसके कहाँ पे? हॉस्पिटल सेटअप के अंदर। ठीक है, तो इसका बेस्ट क्या होगा मेथड? ऑप्शन ए 1:20, ऑप्शन बी 1:100, ऑप्शन सी 1:50, ऑप्शन डी 1:15। ठीक है, तो फिनॉल के लिए अगर मॉपिंग के लिए अगर आपसे पूछा जा रहा है फ्लोर के लिए हॉस्पिटल सेटअप में, तो इसका राइट आंसर होगा 1:100। ठीक है, कहाँ पर पूछ रहा है? हॉस्पिटल सेटअप में फिनॉल का रेशो पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? 1:100। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि सर्जिकल में कितना % यूज करते हैं, अगर सर्जिकल यूज करने के लिए अगर फिनॉल का रेशो लेना है तो उसका रेशो होगा 10%। ठीक है, किसका? फिनॉल का। और फिनॉल को क्या बोलते हैं? फिनॉल को बोलते हैं कार्बोलिक एसिड।
फिनॉल, फिनाइल, कुछ भी बोलो, ठीक है, कार्बोलिक एसिड। और इसका ड्यूरेशन क्या होता है, 3 मिनट, ठीक है। सर्जिकल में अगर क्लीन करना है तो 10%, ड्यूरेशन 3 मिनट के लिए। और अगर आपसे पूछा जा रहा है कि केमिकल यूज इन हॉस्पिटल सेटअप फॉर मॉपिंग, तो 1:100, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेशो इंस्ट्रक्ट बाई नर्स व्हेन ए पेशेंट यूजिंग KMNO4 फॉर माउथ वॉश। एक पेशेंट है जिसके लिए KMNO4 का यूज किया जा रहा है माउथ वॉश के लिए, ठीक है। तो उसका जो रेशो है वो क्या इंस्ट्रक्ट करेगी नर्स, ठीक है, फॉर माउथ वॉश। ऑप्शन ए 1:2000, ऑप्शन बी 1:5000, ऑप्शन सी 1:10,000, ऑप्शन डी 1:1000, ठीक है। तो माउथ वॉश के लिए इसका जो रेशो होगा 1:5000 होगा, ठीक है। अगर इसको पूछा जाए कि यूज फॉर ओटी स्टरलाइजेशन, यूज फॉर ओटी स्टरलाइजेशन, तो उसके लिए क्या होगा, या फिर सिजबात के लिए पूछा जाए तो वो क्या होगा, 1:10,000। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, ठीक है। KMNO4 का रेशो माउथ वॉश के लिए 1:5000, यूज फॉर ओटी स्टरलाइजेशन और यूज फॉर सिजबात तो कितना होगा, 1:10,000, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे इसी में कि बीटाडीन का यूज करते हैं, बीटाडीन कितने कितने परसेंट किस किस चीज़ में यूज किया जाता है, अगर ड्रेसिंग का पूछे, ड्रेसिंग में कितना परसेंट बीटाडीन यूज करते हैं, तो वो होता है 5%, ठीक है, यूज फॉर ड्रेसिंग। अगर आप कोई पूछे स्क्रबिंग के लिए, तो स्क्रबिंग के लिए यूज होता है 7.5%। डाटा याद रखना, इससे ना 1 इंच ऊपर ना 1 इंच नीचे, ठीक है। और गार्गल के लिए पूछे, बीटाडीन गार्गल बोलते हैं, गार्गल के लिए अगर पूछता है तो वो कितना होता है, 2.5%, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि जो ये HIV पेशेंट है ना, या फिर एंडोस्कोपी का जो ट्यूब है उसको अगर स्टेरल करना है तो उसके लिए कौन सा बेस्ट है, HIV पेशेंट, इसको यहाँ पे ब्लॉक कर दो, ये अलग है। अगर कोई पूछे कि HIV पेशेंट, ठीक है, या फिर एंडोस्कोप, एंडोस्कोप को क्लीन करने के लिए, या स्टेराइल सूचर, तो वो किससे करते हैं, वो करते हैं 2% ग्लूटर एल्डिहाइड, ठीक है। और वो कितने मिनट के लिए, 30 मिनट इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर कोई पूछे आपसे H2O2, ये डाटा नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, काम आएंगे। अगर कोई पूछे आपसे कि जो H2O2 है, H2O2, H2O2 है ना, हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो उसके लिए अगर माउथ वॉश के लिए रेशो पूछते हैं तो उसका जो रेशो होगा वो क्या होगा, 1:8। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि H2O2 किसमें, ईयर इरिगेशन, ईयर इरिगेशन, तो उसमें कितना परसेंट यूज करते हैं, क्या रेशो यूज करते हैं, तो उसमें करते हैं 2% H2O2, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे कि यूरेथ्रा की क्लीनिंग करनी है तो सेवलॉन का यूज करना है, तो कितना परसेंट करना है, बीटाडीन का मैंने बता दिया। यूरेथ्रा क्लीनिंग के लिए अगर सेवलॉन यूज करना है, सेवलॉन फॉर यूरेथ्रा क्लीनिंग,
ठीक है, तो उसमें कितना होता है 2.5%। ये याद रखना, बीटाडिन माउथ गार्गल के लिए 2.5% यूज होता है और सेवलॉन यूरेथ्रा की क्लीनिंग के लिए होता है 2.5%। ठीक है, तो डाटा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना। ये यूरेथ्रा क्लीनिंग के लिए हो गया कितना 2.5%, और थर्मामीटर की डिसइंफेक्शन के लिए सेवलॉन अगर यूज करना है थर्मामीटर डिसइंफेक्शन के लिए तो सेवलॉन कितना यूज करते हैं 5%। ठीक है, और अगर पार्ट प्रिपरेशन करना है, पार्ट प्रिपरेशन फॉर सर्जरी, तो इसके लिए कितना यूज करते हैं 7.5%। कितना 7.5%। देखिए ड्रेसिंग के लिए मैंने क्या बताया था बीटाडिन का 5%, स्क्रब के लिए कितना बताया था 7.5%, 7.5। अब बीटाडिन का स्क्रबिंग और पार्ट प्रिपरेशन किसका सेवलॉन से, तो वो कितना दोनों का इक्वल है 7.5 7.5। अब बीटाडिन में गार्गल के लिए कितना यूज किया था 2.5%, और यहाँ पे सेवलॉन क्या होता है यूरेथ्रा को क्लीन करने के लिए बिफोर कैथेटराइजेशन। ठीक है, और वहाँ पे 5% किसके लिए यूज हो रहा था, यूज फॉर ड्रेसिंग, और यहाँ पे 5% यूज हो रहा है किसके लिए, थर्मामीटर को डिसइंफेक्शन करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है पार्ट प्रिपरेशन के लिए फॉर सर्जरी के लिए 7.5% का वो है 5 मिनट। ठीक है, कितना है 5 मिनट। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि कॉमनेस्ट एंटीसेप्टिक यूज, कॉमनेस्ट जो एंटीसेप्टिक है वो कौन सा यूज किया जाता है किसमें, डोमेस्टिक पर्पज में या डोमेस्टिक एरिया में, ठीक है, या घरेलू डिसइंफेक्शन करने के लिए जो कॉमनेस्ट एंटीसेप्टिक है वो कौन सा यूज होता है, तो कॉमनेस्ट कौन सा है, कॉमनेस्ट कौन सा है, डिटॉल। ठीक है, डिटॉल। और उसके बाद अगर कोई पूछे इसमें केमिकल कौन सा होता है, डोमेस्टिक में जो अगर डिटॉल यूज करते हैं उसमें केमिकल कौन सा होता है, तो उसमें जो केमिकल है वो होता है क्लोरोक्सीलेनॉल। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। चैनल को लाइक कर लेना, ठीक है, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में डाटाबेस क्वेश्चन के लिए।